गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस किसी भी टाइम आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, केमॉर्जिन आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। देखिए, क्वांटम नंबर्स या इस चैप्टर में आने वाले जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीछे के वीडियोस आप पूरी तरह से और अच्छी तरह से देखें और उसको समझें। कोई भी चैप्टर स्पेशली केमिस्ट्री में तब तक आप अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है। जैसे क्वांटम नंबर अगर आपको समझना है तो आपको बोहर थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ सबसेल, इस सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आपको बोहर थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हैं तो एक बार आप इन सारे वीडियोस को इसी चैनल पर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप क्वांटम नंबर्स को देखिए तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। देखिए, क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को बताते हैं। मतलब अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दीज आर द नंबर्स, these are the numbers which depict the position and energy of इलेक्ट्रॉन। ये वो नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स होते कितनी तरह के हैं। ये क्वांटम नंबर्स आपके 4 तरह के मेनली होते हैं। उनमें से पहला नंबर होता है आपका नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। और ये किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है? इट डिपिक्ट्स द सेल, इट डिपिक्ट्स द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल जाए तो आप उस इलेक्ट्रॉन का सेल नंबर बता सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो सेल नंबर होता है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि n की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी इलेक्ट्रॉन का सेल नंबर कभी 0 हो नहीं सकता। तो फिर n की वैल्यू होंगी क्या क्या? n की वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती हैं, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और एनी इंटीजर वैल्यू, मतलब फ्रॉम 1, 1 से लेके इन्फिनिटी यानी अनंत तक कोई भी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की आपके हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या नाम है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल n से, स्मॉल l से। और ये बताता है हमको सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर डेफिनीशन बोली जाए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपिक्ट्स द सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं? इसकी वैल्यूज़ आपकी
0 to n-1 तक जा सकती हैं, यानी जितनी n की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब जरा इसी में थोड़ा सा खेल करते हैं। सपोज आपका n की वैल्यू अगर 1 है, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पर n की वैल्यू और ये l की वैल्यू। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 to n-1 के हिसाब से l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 0 रह जाएगी। ठीक है, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर आपका 1 है तो उसके लिए l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब l की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही सबसेल होगा जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, और वो सब सेल आपका हो जाता है S। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए n की वैल्यू अगर आपका 2 है, सॉरी n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू अगर हमने 2 मान लिया तो अब हमारे l की वैल्यू कितनी हो सकती, 0 से लेके n-1 तक जा सकता है। तो 0 से लेके जब n-1 तक जा सकता है तो हम l की वैल्यू पहली तो हमारी 0 हो गई, और 2 - 1 यानी 1, यानी 0, 1 हो सकता है इसकी वैल्यू। तो l की वैल्यू 2 आई, यानी n बराबर 2, यानी सेल नंबर 2 में हमारे 2 सबसेल हो सकते हैं, एक 0 की एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला और एक 1 की क्वांटम नंबर वाला। इसी वजह से कहा जाता है कि सेकेंड सेल में 2 सबसेल होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको यही तो बताया था कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल S, और सेकेंड सेल में आपके 2 सबसेल हो जाते हैं S और P। अब चूंकि ये सेकेंड सेल के हैं तो इसलिए ये 2S और ये 2P, और ये फर्स्ट सेल का है तो ये 1S। बात समझ में आ रही। इसी तरह से मान लीजिए आप थर्ड सेल की बात करें, n बराबर 3 हो गया, तो अब l की वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 0 से शुरू करिए, 0 to n-1 तक जाना है, 0, 1 और 2, क्योंकि n-1 यानी 3 - 1 2 पे आके रुक जाना है। तो 0 to n-1 तक गए तो n बराबर 3 में हमारी ये 0, 1, 2 3 वैल्यूज़ आई। तो 3 वैल्यूज़ में देख लीजिए, पहले 3 सबसेल बन जाएंगे, एक S बना, दूसरा P बना और तीसरा D बन जाएगा। अब चूंकि 3 है तो तीसरा सेल है तो 3S, 3P और ये 3D। ठीक, अगर इसी तरह से आपका फोर्थ सेल हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाए, 4, तो 4 के लिए अब L की वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 0 to n-1। तो 0 से शुरू कीजिए और n-1 तक जाइए, यानी 4 - 1 3 तक जाना है, तो 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब 4 हो गए, यानी इस चौथे सेल में 4 सबसेल हो जाएंगे, यानी S, P, D और F। और चूंकि फोर्थ सेल का है तो 4S, 4P, 4D और 4F। बात समझ में आई। तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट सेल में आपका सिर्फ एक सबसेल, सेकंड सेल में आपके ये 2 सबसेल, थर्ड सेल में 3 सबसेल, चौथे सेल में 4 सबसेल। यानी यहाँ से एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल और ऑर्बिट, ये बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सेल, या यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। ठीक, आई बात समझ में। अब इसी चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला जो आपका क्वांटम नंबर है तीसरा, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। और इसकी वैल्यूज़ भी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है हमें? ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है। अब देखिए, इसकी वैल्यूज़ के बारे में यह है कि ये -L to +L तक वेरी कर सकता है। कितनी जा सकती हैं इसकी वैल्यूज़? -L to +L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं? -L to +L। अब इसको ऐसे करते हैं, सपोज आपके लिए L की वैल्यू, अगर ये L की वैल्यू हमने मान ली, L की वैल्यू के हिसाब से हमारा सब सेल हो जाएगा और फिर उसी हिसाब से हमारे M की वैल्यूज़ यहाँ पर काउंट होंगी। सपोज L की वैल्यू अगर हमारी 0 है, L की वैल्यू अगर 0 है, तो L की वैल्यू 0 है तो हमारा सब सेल कौन सा हो सकता है? सिर्फ S सब सेल। ऊपर के डिस्कशन से देखिए, L की वैल्यू अगर 0 है तो सिर्फ S सब सेल आया। L की वैल्यू अगर 0 और 1 आई तब S और P सब सेल आया। L की वैल्यू अगर 0 है तो सिर्फ S सब सेल होगा, हैं? तो यानी M की वैल्यू हमारी -L to +L, तो ये 0 है तो M की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। 0 हो गई। अब ये 0 है। इसके बाद आइए ज़रा, अगर आपका L की वैल्यू 1 हो जाए, L की वैल्यू 1 हो जाए, तो L की वैल्यू 1 है जब हमारे पास, तो 1 में हमारे पास 0 भी है और 1 भी है। तो 1 में आपका सब सेल आपके कितने हो? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L to +L। -L to +L का मतलब हो गया -1, 0 और उसके बाद +1। तो 3 वैल्यूज़ आई, यानी L की वैल्यू अगर 1 है तो हमारी M की वैल्यूज़ कितनी हो गई? 3। यानी इस L बराबर 1 में हमारा P सब सेल होता है और फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि P सब सेल में हमारे ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं M की। तो P के अंदर, P सब सेल के अंदर हम ये 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखाते हैं। पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको। इसी तरह से जब L की वैल्यू 0 आई तो M की वैल्यू सिर्फ 0 रह गई, यानी सिर्फ एक वैल्यू है, इसीलिए S सब सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। ठीक। अब अगर आपके पास L की वैल्यू सपोज करिए 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई L की वैल्यू। अगर L की वैल्यू आपकी 2 हो गई है तो अब M की वैल्यू कितनी जा सकती है? -L से +L। उन सारी वैल्यूज़ को ज़रा लिखिए पहले। -2, -1, 0, +1 और फिर +2। कितनी वैल्यूज़ हो गई M की? 1, 2, 3, 4, 5। यानी अब ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे आपके? 5। यही कारण है कि जब L बराबर 2 है तो सब सेल हमारा D आ जाता है। सब सेल हमारा कौन सा आ जाता है? D। ठीक है। और D सब सेल में हमारे ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं? 5। अगर L की वैल्यू सपोज हमारी 3 है। कितनी है? 3 है। तो अब हमारे कितने M की वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी, देखिए, -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2 और फिर +3। कितने वैल्यूज़ हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी अब L बराबर 3 पे हमारा सब सेल हो जाता है F। तो F सब सेल में हमारे पास ऑर्बिटल हो जाते हैं 7, क्योंकि M की वैल्यूज़ कितनी आई हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7। ठीक। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कहते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और खेलते हैं। चलिए, कैसा खेल करें, ज़रा
n की वैल्यू से यहाँ तक पहुँचा जाए कि n की वैल्यू अगर 1 है तो कैसे कैसे होता है। देखिए अगर हमारी n की वैल्यू ये इस तरफ n, फिर यहाँ पर हम बना देते हैं अपना l की वैल्यूज़ के लिए और यहाँ पर बना देते हैं m की वैल्यूज़ के लिए। ठीक, तो अगर n की वैल्यू इस कॉलम में रखें, l की वैल्यू यहाँ इस कॉलम में रखें और इस तरफ m की वैल्यूज़ को लें। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हमारा n की वैल्यू 1 है यानी हमारा फर्स्ट सेल है, तो l की वैल्यूज़ हमारी कितनी हो जाएंगी, ये l की वैल्यू होती हैं 0 to n-1, ये ध्यान रखिएगा। और m की वैल्यूज़ कितनी होती हैं, -l to +l। ठीक, तो अगर फर्स्ट सेल है हमारा, मान लिया हमारा फर्स्ट सेल है, अगर फर्स्ट सेल है हमारा तो l की वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 0 से लेके n-1 तक, यानी सिर्फ 0। ठीक, और m की वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 0, यानी फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सब सेल और सिर्फ एक ऑर्बिटल। उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये 1s। बात समझ में आ गई। अब मान लिया हमारा n का वैल्यू हमने लिया 2, यानी सेकंड सेल में आए। सेकंड सेल में आए तो l की वैल्यू हमारी कितनी जाएंगी, 0 से लेके n-1, तो 0 और कितनी हो जाएंगी, 1। ठीक, अब जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0, यानी सिर्फ एक ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, सेकंड सेल का s सब सेल का ऑर्बिटल, यानी 2s। ठीक, अब जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -l to +l, यानी -1, 0 और फिर +1। ठीक, यानी अब 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे इनके लिए, ये ऐसे। ये कौन से ऑर्बिटल होंगे हमारे, 2p। बात समझ में आई। और ये फिर अलग अलग, इसको px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं, इसको pz। पूरा पूरा क्या बोलेंगे कि ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। ठीक, और आगे बढ़ें, नोट कर लिया। चलिए, अब मान लिया हमारे लिए n की वैल्यू अब है 3, तो 3 के लिए l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 to n-1, तो 0 फिर 1 और फिर n-1 यानी 2। ठीक, अब अगर l की वैल्यू 0 है तो उसके लिए m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, यानी सिर्फ एक ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा वो, 3s। अब अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1, 0 और +1, यानी 3 ऑर्बिटल बनेंगे, यानी p सब सेल की बात हो रही। 3 ऑर्बिटल ये कौन से हो जाएंगे, 3p के। ठीक, ये -1, ये 0 और ये +1 के लिए। इसी तरह से अब अगर l की वैल्यू 2 हो गई, सपोज l की वैल्यू अगर 2 है तो फिर कैसे होगा m की वैल्यू, -l to +l, यानी ये -2, -1, 0, +1 और +2 तक जाएंगी। अगर l की वैल्यू आपकी 2 आ रही है तो m की वैल्यू -l to +l जाएगी। कितनी हो गई वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 ऑर्बिटल बनेंगे। यानी d सब सेल में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। कौन से हो गए, ये 3d ऑर्बिटल्स हो गए, चूँकि थर्ड सेल के d सब सेल के ये 5 ऑर्बिटल। तो अब इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि s सब सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल क्यों हुआ, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल क्यों हुए और d सब सेल में 5 ऑर्बिटल क्यों हुए। ठीक, ये इस टेबल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए n की वैल्यू आपकी 4 हो जाए, यानी सेल का नंबर आपका 4 हो जाए, तो अब l की वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, 0 to n-1, यानी पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक, फिर
अब सबके लिए अलग अलग बनाते हैं। अगर L की वैल्यू 0 आई है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, यानी सिर्फ एक ऑर्बिटल, यानी ये हो गया आपका 4s। फिर अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू -1, 0 और +1, यानी 3 ऑर्बिटल, ये आपके 4p हो गए। अगर L की वैल्यू 2 तो आपके M की वैल्यू -L2 + L लगाइए, -2, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, यानी आपके कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे टोटल 5। आ रही बात समझ में? 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए आपके 4d ऑर्बिटल्स, 5 होते हैं। अब अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू फिर -3 से लेके +3 तक जाएगी, तो ये -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है, +2, +3, तो कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गए टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यानी L बराबर 3 के लिए कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे 7, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने आए टोटल 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बात समझ में आए? तो अब जो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, आज उसी का रीज़न दिया कि फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितना सब सेल होता है, सिर्फ एक, जिसको हम 1s बुलाते हैं, ठीक है, तो ये s सब सेल हो गया। फिर सेकेंड सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं, चूंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 आई हैं तो इसमें 2 सब सेल हो गए, 2s हो गया और ये 2p हो गया। फिर थर्ड सेल में देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज़ हुई, इसी वजह से इसमें सब सेल कितने बन जाएंगे 3, एक हो जाएगा 3s, एक ये 3p और फिर ये हो गया 3d। अब फोर्थ सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं, ये 4s, ये 4p, ये 4d के लिए और ये 4f। अब हर एक में कितने कितने ऑर्बिटल हैं वो इनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिसाइड हुआ है, ठीक। अब ये जो ऑर्बिटल्स निकल के आए हमारे, इन ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमेशा अपोजिट स्पिन के रहेंगे, ठीक। तो यहीं से अगला और लास्ट आपका क्वांटम नंबर निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं स्पिन, चौथा नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एक ही ऑर्बिटल में, और वो कैसे होने चाहिए अपोजिट स्पिन के, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिटल में +½ है तो दूसरे ऑर्बिटल का स्पिन क्या हो जाएगा -½ ठीक। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर है, जो होपफुली आपकी समझ में आया होगा। आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसा कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इन वीडियोस को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, या जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं उस पर शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो महंगी कोचिंग की महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा ये सीरीज़ चलाने का सिर्फ एक मोटो है कि जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं हमारे, वो अच्छी एजुकेशन से कहीं पीछे ना रह जाएं, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, और YouTube हमको इस बात की सुविधा दे रहा है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया के जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप हैं उन पर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस के रूप में लगा लीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये पहुँचे जिनको की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।